वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बीपीएससी पीआरटी के लिए टीआरई 4 के आगामी परीक्षा के लिए सेट शुरू किए हैं T20 नाम से। तो एक एपिसोड आप लोग देख चुके होंगे 20 क्वेश्चन का। आज ये दूसरा एपिसोड है। अब सेम जो पहला एपिसोड आप देखेंगे उसी के पैटर्न पे 20 और क्वेश्चन तैयार किया गया है, जो कि एकदम बीपीएससी ऑफिशियल पेपर के जैसा मिलता जुलता है। 5 ऑप्शन बेस्ड है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेट को। बिहार सब इंस्पेक्टर, बिहार पुलिस, रेलवे में विगत वर्षों के सिलेक्शन जो हुए उनका फोटो लगा दिया गया है। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत यहाँ पे नहीं है। राजीव को 175 अंक प्राप्त हुए और वह 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। कोई एग्जाम हुआ, एग्जाम में 175 नंबर कोई लाया लेकिन 35 अंक से फेल हो गया। इसका मतलब 35 अंक अगर वो और लेके आता तब एग्जाम पास होता। इसका मतलब पास मार्क एग्जाम का कितना है, 175 प्लस में 35, 210 आ गया। 210 जो है एग्जाम का पास मार्क है। यदि उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक की आवश्यकता होती है, मतलब टोटल जितना नंबर का एग्जाम होता है उसका अगर आप 35% लाइएगा तब आप एग्जाम पास करिएगा। तो इसका मतलब ये 210 जो पास मार्क है वो पास मार्क का 35% है। तब पास मार्क का 35% अगर 210 है तब पास मार्क का 1% कितना होगा, 210 बता 35 होगा। अब पास मार्क कितना है, तब पास मार्क के लिए किससे गुना करेंगे, 100% से। तो 100 से गुना कर दिए। काटेंगे 7 से, 7 5 35, 7 से 30 बार में 210, 5 से काटेंगे इसको 20 बार में, 30 गुने 20 आ गया 600। इसका मतलब एग्जाम जो हुआ है वो 600 नंबर का एग्जाम हुआ है। पूछ रहा है तो अधिकतम अंक क्या होगी, तो अधिकतम वही अंक वही कि कितना नंबर का एग्जाम हो रहा है, तो 600। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि 60,000 रुपए सॉरी बोर्ड डिस्टर्ब किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 60,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 8% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है, मतलब 8% रेट सालाना है और संयोजित भी वार्षिक हो रहा है, तो रेट 8% रहेगा। तो कितने वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज 9,984 रुपया मिलेगा। मतलब प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो 60,000 रुपया है। आप 60,000 रुपया मान लिए किसी को दिए, आप कहें कि एक साल में हम आपसे 8% रेट लेंगे, आज जो ब्याज है वार्षिक संयोजित करेंगे। इसका मतलब हर 12 महीना पे जोड़ेंगे। अगर अर्धवार्षिक रहता तो रेट 4% हो जाता। अगर वार्षिक संयोजित हो रहा है तो 60,000 का एक साल बाद कितना रुपया मिलेगा, तो 60,000 का 8% मतलब 8/100 कितना हो जाएगा, 8 6 48, 4800 रुपया हो गया। मतलब अगर वो एक साल बाद पैसा देता तो आप उसे 4800 रुपया ब्याज के रूप में लेते। अगर वो पैसा 2 साल के लिए रखता, ब्याज कितना पुर रहा है 9,984, तो एक साल के लिए 4800, तो एक साल तो आंसर हुआ नहीं। हम मान लेते हैं कि एक साल और लगाएगा, तो अगला साल फिर 4800 रुपया उसको होगा। लेकिन जब दूसरा साल में चल रहा होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है कि ब्याज पर ब्याज लगेगा। तो पहला साल में 4800 रुपया उसको मिल गया, तो एहो पैसा पे तो दूसरा साल ब्याज मांगेगा। तो 4800 रुपया का फिर 8% आप लीजिएगा, तो 4800 का 8% कितना हो जाएगा, 8 8 64, 4 हासिल 6, 4 8 32 और 6 38, 384 रुपया। इसका मतलब पहला साल 4800 रुपया पैसा लिया, दूसरा साल 4800 प्लस 384 लिया। इसका मतलब 2 साल में टोटल कितना हो गया, आप जोड़ दीजिएगा तो 4 8 3 8 11 8 19 के 9 हासिल 1, 4 1 5 4 9, 9,984 रुपया। तो 9,984 रुपया 2 साल में पुर रहा है। तो इसका मतलब है
कि आंसर डायरेक्ट लगा दें कि 2 साल आंसर हो जाएगा कि 2 साल में मिला। एक बार फिर देखते हैं। 60,000 रुपया आप कर्जा लगाएं, मान लीजिए आप खुद लगा रहे हैं, 8% के रेट से लगाए चक्रवृद्धि ब्याज, तो एक साल में 60,000 का 8% आपको मिला कितना, 4800। तो दूसरा साल भी आपको 4800 मिलेगा, लेकिन दूसरा साल तो ब्याज पर भी ब्याज लीजिएगा। तो पहला साल आपको 4800 रुपया मिल गया है, तो दूसरा साल उस पर भी आप फिर 8% जोड़ दीजिएगा, तो 384 रुपया आ गया। मतलब टोटल ब्याज के रूप में आपको 4800 प्लस 4800 प्लस 384, इसका मतलब 9,984 रुपया प्राप्त हुआ 2 साल में। आपको क्वेश्चन में कहा है कि इतना प्राप्त हुआ है 9,984, तो मिल गया, इसका मतलब 2 साल ही पैसा लगाया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो भिन्न का योग, दो गो भिन्न है, फ्रैक्शन है, उसका योगफल जो है 7/6 है, उसमें एक भिन्न जो है 3/4 है। मान लीजिए कि दो संख्या को योगफल 15 है और एक संख्या 7 है, तो दूसरा क्या होगा, 15 - 7। तो इसी दो संख्या का योगफल अगर 7/6 है, एक अगर 3/4 है, तो दूसरा क्या होगा, 7/6 - 3/4। एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 3 3 9, 5/12 हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। ये सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में समीकरण को हल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 0.15 या 0.12, इसको योगफल अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.27 हो जाएगा रूट में। गुना में है तो हम एक ही रूट में उसको गुना में लिख सकते हैं। 0.15 या 0.12, इसको जब घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.03 बचेगा। अब 27 में 3 से गुना हो गया, 81 हो जाएगा। 2 अंक और 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए, तो हो गया 4 अंक के बाद दशमलव। 81 को रूट से बाहर निकालेंगे 9, 4 अंक के बाद दशमलव, इसका मतलब रूट से बाहर 2 अंक के बाद दशमलव रहा होगा, तो 0.09 आंसर हो गया। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0.09। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 अंकों वाली न्यूनतम संख्या को 4, 5 और 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 बचता है। 5 अंक का सबसे छोटा संख्या क्या होता है, 1 पर 4 को 0, या फिर कहिए कि 10,000। ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। अब कह क्या रहा है कि इसमें जब हम 4 से, 5 से और 7 से भाग दें तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए। तो पहले तो निकालना होगा कि 4, 5 और 7 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है कौन, 5 अंक वाला। और जो आंसर होगा उसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, तब ना 3 शेषफल बचा। जैसे मान लीजिए कि 20 में 4 से भाग दिए तो पूरा पूरा कट गया, हम कह रहे नहीं शेषफल एक बचना चाहिए, एक। तो 20 में अगर एक जोड़ देंगे 21, तो 21 में अगर हम 4 से भाग देंगे तो शेषफल एक बचेगा कि नहीं। तो जो आंसर निकल के आएगा उसमें 3 जोड़ देंगे, वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो 5 अंक वाली सबसे पहले छोटी संख्या निकालना है जो 4, 5 और 7 से विभाजित हो। तो 4, 5 से 7 से विभाजित होने वाला जो संख्या है, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पछे 20 सते 140। 140 जो है पूरा पूरा कट रहा है किससे, 4 से भी, 5 से भी और 7 से भी। अब क्या इसका नियम होता है कि 140 में भाग दीजिए सबसे छोटी संख्या को, तो सबसे छोटी है 5 अंक के 10,000, तो 10,000 में भाग दीजिए। कै बार में लगेगा, 1798, 14 से 98, 980। 7 बार में लगाइए पहले, तो 980 हो गया, शेषफल बचा 20, ये 0 आ गया। 2 बार में 280 हो जाएगा, एक ही बार में लगाइए 140, कितना आ गया शेषफल, 60। इसका मतलब है पहले हम संख्या निकाल रहे हैं, तो संख्या क्या होगा, 10,000 में क्या जोड़ दें कि पूरा पूरा विभाजित होगा, तो शेषफल 60 बच रहा है। अगर हम 140 - 60 क्या जोड़ा जाता है, 140 माइनस में 60 माने 80 आया, तो संख्या जो हो जाएगा 10,080। तो 10,080 जो आया वो पूरा पूरा विभाजित है 4 से, 5 से और 7 से। शेषफल 3 बचना चाहिए, क्वेश्चन में शेष 3 बचता है, तो आंसर बचाने के लिए उसको आप 3 इसमें जोड़ दीजिए, तो 10,083 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर देख लीजिए, अगर कहेगा कि इतना इतना संख्या से विभाजित होना चाहिए तो सबसे पहले एलसीएम लेंगे। अब कोई संख्या है वो 4 से, 5 से, 7 से कटना चाहिए, तो संख्या क्या है, 140 से। देखिए 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है,
अगर कह दे नहीं 5 अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए, चाहे कयो अंक की सबसे छोटी संख्या चाहिए, तो 5 अंक का है तो 10,000 है, तो आप 140 में 10,000 से भागा लगाइए तो 60 एक्स्ट्रा बच गया। तो पूरा पूरा निकालिए 5 अंक वाला कौन है सबसे प्रथम, तो 140 माइनस 60 कितना हुआ 80, नियम है। तो 10,080 जो आया वो क्या आया, पूरा पूरा कटने वाला। अब कह रहा है कि क्वेश्चन शेषफल 3 बचना चाहिए, तो 3 तभी ना बचेगा जब उसमें 3 एक्स्ट्रा रहेगा, तो 3 जोड़ दीजिए, तो 10,083 आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 रेशियो से है। क्वेश्चन नंबर 6 में है A रेशियो B 3:5 है, B से C का अनुपात है, C से D का अनुपात है और 2A से 3D का रेशियो पूछा है। अगर 4 गो अनुपात है तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, A B C और D। A से B का क्या है 3 से 5, B से C का क्या है 7 से 8, C से D का क्या है 2 से 3। हम पूछें अगर आपसे कि A से B C D चारों एक अनुपात बताइए उसका क्या होगा, तो नियम क्या है शॉर्टकट बनाने के लिए, अगर यहाँ 5 है तो इधर खाली है तो यहाँ 5 और 5 लिख दीजिए, 8 के इधर खाली है तो इधर 8 लिख दीजिए, 7 के बायां तरफ खाली है तो 7 लिख दीजिए, 2 के बायां तरफ खाली है तो 2 2 भर दीजिए जहां जहां खाली है। अब देखिए अगर ये पूरा लाइन से पूरा लाइन फिर इधर लाइन और फिर इधर लाइन में कोई कट रहा है तो काट दीजिए ताकि सबको गुना करके लिखने में आसानी हो। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 चौका 8 यहाँ भी है, सब जगह से 2 कट गया। अब अगर कुछ काटना और चाह रहे हैं तब नहीं कट रहा, अब डायरेक्ट लिख देंगे 7 या 21 रेशियो 7 पछे 35 रेशियो 8 पछे 40 रेशियो 5 चौका 20 तिहाई 60। ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमको निकल के आ गया, मतलब किससे है, ए और डी से। तो ए कितना है 21, डी कितना है 7, तो 2a कितना हो जाएगा 21 दूना 42 रेशियो 3d, तो डी कितना है 60, तो 3d कितना हो जाएगा 180। काट दीजिए 6 से 7 बार और 6 से 30 बार, 7:30। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से सीआई का सवाल है, एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर कोई राशि 3 सालों में 27 गुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक ब्याज दर की गणना कीजिए। देखिए मान लीजिए कि सबसे इजी क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि रुपया जो है ना 1 रुपया है, प्रिंसिपल 1 रुपया है, हो क्या जा रहा है 3 साल में 27 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब अमाउंट कितना हो गया 27 हो गया, टाइम कितना है 3 साल है। फॉर्मूला क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का, कल के सवाल से मिलता जुलता सवाल है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर में n, n क्या है समय है, अमाउंट कितना है 27, प्रिंसिपल क्या है 1, 1 प्लस रेट निकालना है और n की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3 साल, तो 3 लिख दिए। 27 1 में कुछ गुना होगा तो बात बराबर रहेगा, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं, अब बच गया इधर 27। अब पावर में इधर 3 है, तो जैसे उधर दूर आता था तो इधर रूट चढ़ता था, कल के सवाल 2-2 सवाल इस पे आधारित था, तो वैसे ही इधर 3 है तो आ जाएगा 27 के पावर में क्या 1/3 बराबर है 1 + R/100। 27 का मतलब क्या होता है 3 के पावर 3, तो डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 आ गया, 1 प्लस में R/100, 3 में से 1 घटाइएगा 2 आएगा, 2 बराबर है R/100, क्रॉस गुना करिएगा तो रेट कितना आ जाएगा 200% निकल के आ गया। 200% नहीं है तो आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ने एक वस्तु को 4800 रुपए में खरीदा और उसे 30% की हानि पर बेच दिया। ए जो है 4800 रुपया में एक वस्तु को खरीदता है और उसको 30% की हानि पर बेचता है, तो बेचा कितना में, कोई भी चीज 100% हुआ, तो 4800 में जब खरीदा 30% के नुकसान हुआ, इसका मतलब जो दाम था उसका 70% में बेच दिया, तो जो सेलिंग प्राइस हो गया क्या हो गया 4800 का 70%। आगे पूछा यहाँ तक खत्म, फिर पूछा इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, इतना जो रुपया निकल गया है उससे एक और सामान खरीदता है और उसे 60% के लाभ पर बेचता है,
तो इतना रुपया से हम एगो मटेरियल खरीद के लाए, कोई वस्तु खरीद के लाए, अब उसको 60% के फायदा पर बेचे, तब बेचे कितना में, 160% में। तो 160% मतलब 160/100 इतना में अब बेच दिए। उसे उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई, परसेंटेज में बताना है कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए शुरू में वो पैसा कितना इन्वेस्ट किया था, 4800। अब बाद में उसको कितना जेबी में आया, इतना रुपया। तो आप अगर अलग अलग निकालना चाहे या फिर डायरेक्ट रेशियो लगा दीजिए। मान लीजिए इसे 100 रुपया का वस्तु है, इधर निकल के आया विक्रय मूल्य 120, तो डायरेक्ट कितना का फायदा, 20% का फायदा। 20 का फायदा 20/100 और गुना में 100, तब 20% का फायदा। वैसे ही डायरेक्ट जो लिखाना है, परसेंटेज निकालना है, तो 4800 लगाया, इतना रुपया पाया, तब रेशियो निकाल दीजिए डायरेक्ट। 4800 से 4800 गया, 2 जीरो से कट गया, इधर क्रॉस गुना करिएगा तो 100, रेशियो इधर बचिया 16 गुने 7 कितना होता है, 112। तो कितना का फायदा, 12 का फायदा कितना पर, 100 पर, और गुना में 100%। तो डायरेक्ट आ गया प्रॉफिट कितना, 12%। हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, किसी वस्तु का, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस, किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है 352 है, अंकित मूल्य कितना है 312, लेकिन उसको बेच कितना में रहा है 326 में। तो वस्तु पर दी गई छूट कितना है, कितना रुपया का छूट मिला आपको, 26 रुपया का। 26 रुपया का छूट मिला कितना पर, 352 रुपया पे, तो बटा में 352 और गुना में 100%, इतना ही परसेंट का छूट मिला। काट देते हैं 2 से 13 बार, 2 से 1, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, फिर इसको काटेंगे, 4 से कट सकता है, 4 छक 16, 1 4 छक 16, 44 बार में, 4 से कट गया 25 बार में। क्या आ गया, 25 में 13 से गुना करिएगा, 25 में 10 से करिएगा 250, 25 में 3 से करिएगा तो 75 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 325 आ गया। ऐसे भी गुना करने का नियम है, 25 में 3 से करिए, 25 3 75 के 5 हासिल 7, 25 में 1 से गुना करिए 25 और 7 को जोड़ दीजिए तब 32, अब बटा में क्या है 44। अब आप 325 में 44 से भाग दे लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 7.38 के आसपास। तो 38 ऑप्शन में नहीं है, तो 38 लगभग 7.4%, क्या कि लिखा हुआ है दशमलव के एक पूर्ण अंक तक। तो अगर 7.38 अगर ऑप्शन आ रहा है आंसर, तो उसको 7.4 हम लोग टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। कोशिश कीजिए कि आप लोग पहले क्वेश्चन आ रहा है उसको पॉज करिए, एक बार बना के देखिए, 30 सेकंड के अंदर अंदर में 40 सेकंड आप समय दीजिए, बना लीजिए, फिर आगे देखिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक क्रिकेटर का 9 पारियों के बाद 49 रन का औसत था। 9 इनिंग जब मैच हो गया था उस समय तक जो औसत रन था 49 रन था। उसे अपनी 10वीं पारी में, लेकिन जो 10th वाला माने 10वां इनिंग मैच चालू हुआ उसमें पारी में 52 का औसत प्राप्त करना चाह रहा था। 10वां में वो कितना रन बनाएगा, यही पूछा के लिए कितने रन बनाने होंगे। 9 गो मैच हुआ तो एवरेज स्कोर कितना था 49, इसका मतलब टोटल स्कोर कितना था 49 गुने 9। वो चाह क्या रहा है कि 10वां में हम इतना रन बना दें कि जब 10 पारी का टोटल औसत निकाला जाए तो कितना हो जाए 52 हो जाएगा। इसका मतलब 10 पारी का औसत कितना दिया हुआ है 52 दिया हुआ। तो 10 पारी का अगर औसत 52 है तो 10 पारी में टोटल रन कितना बना 52 गुने 10 मतलब 520 रन। और 9 पारी में टोटल कितना बन गया था 9 में 81, 1 हासिल 8, 9 चक 36, 8 कितना होता है 44। 441 रन हुआ 9 पारी तक, 10 पारी के तक टोटल रन कितना हो गया 520। इसका मतलब है कि 10वां पारी में बना टोटल कितना रन दिया 43 और 9 50, घटा दीजिए इसको तो आप ऑप्शन देखिएगा तो डायरेक्ट निकल गया 79। मतलब 441 से 520 पहुंचने में वो कितना रन बनाया होगा 79 रन बनाया होगा 10वां इनिंग में सिर्फ, तब जाके औसत यहाँ पहुंचा होगा। इसका शॉर्टकट भी समझिए, 9 पारी का औसत जो है 49 रन है, 9 गो मैच खेले, एवरेज स्कोर 49 पहुंचा दिए थे। आप कह रहे हैं कि 10 गो पारी के बाद जो है हमारा एवरेज स्कोर 52 होना चाहिए,
तब बताइए 10वां में कितना बनाएंगे। अगर 9 पारी तक 49 है, अगर हम 10वीं पारी में 49 बना देंगे तो औसत तो 49 रह जाएगा। इसका मतलब 49 से कुछ ज्यादा रन बनाना पड़ेगा, तो आंसर जो होगा 49 प्लस होगा। अब 49 से कितना ज्यादा बनाना है, 49 से पहुंचा के 52 पहुंचाना है, मतलब 3 बढ़ा है, तो 3 रन जो बढ़ा है वो 10 पारी पे न बढ़ेगा। 3 रन जो बढ़े 3 रन जो बढ़ेगा 10 पारी पे, तो 10 दिया कितना हो जाएगा 30 रन। तो 49 रन के अलावा 30 रन आपको और बनाना पड़ेगा, तो टोटल कितना रन हो गया 79 रन हो गया। 49 प्लस 30 79 रन। इसका मतलब आप टोटल 79 रन बना रहे हैं 10वां पारी में, तब जाके आपका स्कोर वहां पहुंच रहा है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्य -2 और 3 है। शून्य मतलब क्या, वही शून्य एक्स का मान दिया हुआ, एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है -2 और एक दिया हुआ है 3। तो इसका मतलब है कि अगर शून्य का मान बहुपद में रख देंगे तो सबका मान किसके बराबर, 0 के बराबर। इतना हम लोग जानते हैं, कल के सेट में भी द्विघात बहुपद वाला क्वेश्चन सीखे हैं। देखते हैं, अगर x का मान, तो अब a और b का मान ज्ञात करना है, तो इतना तो हमको पता चल गया कि अगर ये शून्यक है तो इसको x का मान उसमें रखना पड़ेगा समीकरण में। पहले रखते हैं -2 को, तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस a प्लस 1 इंटू में -2x के जगह प्लस में भी सब किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। 4 प्लस -2a और माइनस में 2 प्लस में b बराबर में 0, तो 4 हो गया प्लस माइनस -2a माइनस, एक सेकेंड, -2a हो गया, यहाँ हो जाएगा फिर -2 प्लस b बराबर में 0। आगे देखिए, हम -2 को उधर ले जाएंगे तब प्लस में 2 हो जाएगा, b प्लस में तो उधर जाके माइनस में बन जाएगा, और 4 - 2 क्या हो गया इधर ही 2, तो एक समीकरण बन के निकल गया 2a माइनस b बराबर में 2। अगर हम x का मान 3 रख के चले तो x के जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस a प्लस में 1, x के जगह क्या रखे 3 प्लस में b, इस सब का मान किसके बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। 9 प्लस में 3a प्लस में 3 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3a प्लस में b, 9 3 12 उधर जाएगा तब माइनस में 12 हो जाएगा। ये समीकरण बन के तैयार हो गया दूसरा। अब जब हमको दो वो राशि दिख रहा है a और b, यहाँ भी a और b, और दो समीकरण भी है, तो इसका मान हम लोग x का मान a और b का मान निकाल सकते हल करके। अगर हम समीकरण 1 को समीकरण 2 में सीधा सीधा जोड़ दें तब b से b कट जाएगा, इधर बचेगा 2a और 3 कितना 5a, 5a बराबर 2 है प्लस में और माइनस में है 12, तो क्या बचेगा माइनस में 10। इसका मतलब a का मान क्या हो गया माइनस में 2 हो गया। अब देखिए, जब a का मान -2 हो गया तो देखिए ऑप्शन बी में भी -2 है और ऑप्शन सी में भी -2 है। आगे सॉल्व करते हैं। अब a का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, b का मान बराबर ही आएगा। मान लीजिए a में रखते हैं तो a का मान -2 रखेंगे तो 2 गुने -2 कितना हो जाएगा माइनस में 4 और माइनस में भी बराबर में 2, तब माइनस b 4 जाएगा उधर प्लस में तो 6 बन जाएगा, तब b बराबर क्या हो जाएगा -6, तब b बराबर -6 यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार नहीं समझ में आया उसको वीडियो को दोबारा बैक करके देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 3 के पावर x प्लस 3 प्लस 3 के पावर x प्लस 2 प्लस 3 के पावर x माइनस 1 बराबर 981, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन देख के पहले क्या दिमाग में आना चाहिए कि बनेगा कैसे, तो सोचिए कि अगर x का मान निकालना है, x इधर हर जगह पावर में है, सब जगह 3 के ही पावर में, तो नहीं समझ में आएगा कि हाँ इधर 3 के पावर में x है, तो इधर भी अगर 3 के पावर में ही कुछ हो जाएगा तो आधार बराबर तो पावर बराबर होता है, नियम है, 7 क्लास में सब नियम लिखा हुआ है घातांक एवं करनी में। तो घुमा फिरा के बात समझ में आया कि 981 ना 3 के पावर में कुछ होता तो काम आसान होता, लेकिन इधर से भी तो कुछ करना पड़ेगा, इधर 3 टर्म में तो एक टर्म में हटाना पड़ेगा। अगर रहता 3 के पावर x और गुना में 3 के पावर 2,
तो आप जानते हैं ए टू दी पावर एम और गुना में ए टू दी पावर एन बराबर क्या होता है, ए टू दी पावर एम प्लस में एन। अगर 3 के पावर x प्लस 2 आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इसको ऐसे पहुंचा सकते हैं, तो वही लिखा हुआ है देखिए 3 के पावर x प्लस 3 है, इसका मतलब है कि क्या होगा 3 के पावर x गुने 3 के पावर 3, फिर प्लस 3 के पावर x प्लस 2, इसका मतलब क्या है 3 के पावर 3 गुना में 3 के पावर 2, फिर इधर है 3 के पावर x अब माइनस में है तो ए टू दी पावर m अब बटा में ए टू दी पावर n बराबर होता है ए टू दी पावर m माइनस 1। तो यहाँ जो हम लिख सकते हैं 3 के पावर x अब बटा में 3 के पावर 1 अब बराबर में क्या हो गया 981 हो गया। आगे देखते हैं 3 के पावर x यहाँ भी है, 3 के पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी हम इसको कॉमन ले सकते हैं तो 3 के पावर x हो गया कॉमन। 3 के पावर 3 कितना होगा 27 प्लस 3 के स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस 1/3 बराबर में क्या होगा 981। 27 और 9 कितना हो गया 36, 3 के पावर x 36 प्लस 1/3 बराबर 981। इसको भिन्न का जोड़ यहाँ से करना शुरू करेंगे, बटा में 1 लगा लिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 36 3 कितना हो जाएगा 108 और प्लस में 1 इधर क्या है 3 के पावर x बराबर है 981। 3 के पावर x गुना में हो गया 109 अगर बटा में 3 बराबर है 981। 109 से इन 981 कै बार में जाएगा 100 में 9 से गुना करेंगे 900 और 9 में 9 से गुना करेंगे 81, मतलब सीधा सीधा 9 बार में कट गया। अब 3 उधर गुना होगा तो 3 के पावर x बराबर क्या हो जाएगा 27 और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 3, आधार बराबर हो गया 3 के पावर x और 3 के पावर 3, तब पावर भी बराबर होगा तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए आंसर हो गया। एक बार फिर इसको समझते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 के पावर समथिंग 3 के पावर सब x के टर्म में ऊपर लिखा हुआ है बराबर में दिया हुआ है, ये देख के सीधा पहले दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं इधर 3 के पावर में कुछ मिलेगा तब जाके इधर से इधर पावर बराबर होगा तब x का मान निकलेगा। हम कोशिश की कि इसको ऐसा बना दे ये 3 के पावर में एक चीज कुछ आ जाए ये कुछ एक चीज आ जाए, तो इसको देखे कि पहले अलग अलग तोड़े, जैसे ही तोड़ने गए तो एक 3 के पावर x हमको एक्स्ट्रा दिखा, हम इसको कॉमन ले लिए और जब 3 के पावर x कॉमन लिए तो जो बच गया बीच में उसका कैलकुलेशन किए इतना का तो 109/3 आया। 109 से 981 कट रहा था काट दिए, क्रॉस गुना कर दिए तो 3 के पावर x कितना आ गया 27 सीधा सीधा आ गया, तो 27 को लिख दिए 3 के पावर 3, तो 3 के पावर x का मान और 3 के पावर 3 के बराबर है, इसका मतलब है x का मान किसके बराबर होगा 3 के बराबर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। 112/196, तो 196 किसका स्क्वायर होते हैं रूट, 196 जब रूट से बाहर निकलेगा तब क्या यहाँ से निकल के आएगा 14 निकल के आएगा, तो उसके जगह सीधा क्या लिख दें हम 14 लिख देते हैं। ये 576 जब बाहर निकलेगा क्या निकल के आएगा 24 निकल के आएगा। 256 जब बाहर निकलेगा क्या निकल के आएगा 16 निकल के आएगा। काट देते हैं 12 से 2 बार, 8 से 2 बार, 14 से 112 कै बार जाएगा 8 बार जाएगा। क्या बच गया 8 गुने 2 गुने 2, 8 दूना 16 दूना 32, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन में आता है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 24 पुरुष एक कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, टोटल वर्क कल सवाल ऐसा किए थे। अब 24 पुरुष को आप काम में लगाएं, मान लीजिए एक पुरुष एक दिन में m काम करता है तो 24 आदमी कितना काम करेगा 24 गुने m, ये सब 40 दिन में काम पूरा करते हैं, इसका मतलब 40 दिन में टोटल इतना काम हो गया। अब इसी काम को कराना है, उसी कार्य को कराना है 32 दिन में, तो ये बराबर करेंगे किसके 32 दिन में कराना है। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, मान लेते हैं कि z पुरुषों की आवश्यकता होगी, सबका क्षमता क्या m, m से m कट गया, 8 से 3 बार 24 कटा, 8 से 4 बार 32, 4 से 10 बार कटा, तो z का मान क्या निकल के आ गया 10 या 30 दिन आ गया। इसका मतलब है कि 32 दिन में ही अगर आपको काम पूरा करना है तब पुरुष कितना बढ़ाना पड़ेगा 24 से बढ़ा के आपको 30 करना पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आएगा
कि कितने और अधिक अतिरिक्त पुरुषों की आवश्यकता होगी, तो आंसर क्या होगा 6। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है एक गांव एक्स में 40% वयस्क अशिक्षित है, बिना पढ़े लिखे हैं, जबकि 85% बच्चे जो है शिक्षित है। ध्यान देना है इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि एक टर्म अशिक्षित दिया हुआ है और एक शिक्षित दिया हुआ है, तो ये नहीं कि कंफ्यूजन है कि शिक्षित था कि अशिक्षित था। वयस्कों का उन बच्चों से अनुपात 2:3 है, तब कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है? पढ़ा लिखा टोटल पूछ रहा है, तब बच्चा का तो पता है कि 85% साक्षर है। हम मान लेते हैं वयस्क को ए से सूचित करते हैं और बच्चा को बी से सूचित करते हैं, तो ए बटा बी क्वेश्चन में खुद कितना दिया है 2/3, मतलब ए अगर 2 है तब बी कितना होगा 3 होगा। हम यही नहीं मान ले कि टोटल जनसंख्या हो गया 5, टोटल जनसंख्या कितना 5। अब देखिए 5 में से 3 बच्चा है, अब बच्चा कितना परसेंट शिक्षित है? 85% बच्चे शिक्षित हैं, तो 3 का 85%, 3 का 85% कितना होता है? अब काट नहीं देंगे यहाँ, अच्छा होगा कि दशमलव के बाद दशमलव बैठा देंगे जीरो के बदला। 85 3 5 3 15 के 5 हासिल 1 8 3 24 1 25, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2.55। इसका मतलब 2.55 जो निकल गया है, इतना बच्चा शिक्षित है। आगे देखिए 40% वयस्क जो है अशिक्षित है, हमको मतलब किससे? शिक्षित से। अगर 40% अशिक्षित है इसका मतलब 60% शिक्षित रहा होगा, तो टोटल है कितना एडल्ट 2, और 2 का शिक्षित क्या परसेंट है 60%, तो 60/100, जीरो से जीरो कट गया, 6 दूना 12, एक अंक के बाद दशमलव बिठाना पड़ेगा 1.2। इसका मतलब 1.2 वयस्क जो है शिक्षित है, अब बच्चा में 2.55 शिक्षित है। टोटल शिक्षित कितना हो गए, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3.75। क्वेश्चन में पूछा है कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर है, तो 3.75 तो साक्षर है, तो 3.75 कितना का, तो टोटल कितना है 5, 5 का इतना परसेंट के लिए 100 से गुना। ये दशमलव हटाइएगा तो नीचे क्या आएगा, इसको हटा के 100 आएगा, 100 से 100 कट गया, 5 से इसको काटिएगा, 5 सत्ते 35, 2 पचा 25, आंसर आ गया हमारा 75%। ऑप्शन नंबर ए। एक बार और समझिए मान लेते हैं कि वयस्क 2 है और जो बच्चा है 3 है, टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया 5 गो। अब 5 गो में से कै परसेंट साक्षर ही निकालना है। बच्चा कितना है 3, अब बच्चा का कै परसेंट साक्षर है 85%, तो 3 का 85% कितना है 2.55, इसका मतलब 2.55 क्या है साक्षर है। 2.55 जो है साक्षर है। अब पुरुष 2 है, अब 2 में से 40% अशिक्षित है, तो बचा 60%, तो 60% क्या होगा इसका शिक्षित होगा, तो 2 का 60% निकल के आ गया 1.2, तो टोटल जो साक्षर हो गया 3.75 हो गया। 3.75 कितना का 5 का, और गुना में 100% कर दिए तो निकल के आ गया 75%। इसका मतलब वो ओवरऑल कितना है साक्षर 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। मोहन जो है 12,860 रुपए में 13 भेड़ और 9 बकरियां खरीदता है। मान लीजिए कि एक भेड़ का दाम 20 रुपया है, तो 13 गो का दाम कितना होगा 13 भी। 9 बकरी का दाम, एक बकरी का दाम मान लेते हैं जी रुपया, तो 9 बकरी का दाम 9 जी, और दोनों पैसा को जोड़ देंगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12,860 रुपया लग रहा है। पहला लाइन से निकल गया। आगे लिखा हुआ यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740, माने एक भेड़ का जो कीमत है 740 रुपया है, तो 13 भेड़ का कितना होगा। तो ये जो भेड़ हम बी उसका दाम माने उसकी जगह क्या लिख दे 740, एगो का 740 रुपया, तो 13 गो का 13 गुने 740, तो 13 गुने 740 को उधर ले जाए तो किसका मान निकलेगा 9 जी का मान निकलेगा। 12,860 माइनस ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आएगा, 13 चौका क्या होता है 52, हासिल 5, 13 सत्ते 91, 91 और 5 कितना होता है 96, और एक जीरो है, जीरो बैठा दीजिए। घटाएंगे कितना आएगा, जीरो में से जीरो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 12 में से 9 गया 3, 9 जी का वैल्यू आ गया। अब जी का मान निकालेंगे तो 3240
में किससे भाग लगेगा? 9 से। 9 तिया 27, 9 छक 54। वो बकरी का जो दाम है, गोट का दाम है, कितना रुपया आ गया? 360। अब पूछा क्या है? बकरी का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया? 360। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि √3, यहाँ पे कॉमा है, √3 ये 3 का 5 के पावर 1/3 है, के बीच में कौन सा सबसे बड़ा है? इसमें बड़ा छोटा बताना है। ये √3 नहीं है, हम उसको ऐसे समझेंगे कि 3 के पावर 1/2 लिखा। हम यहाँ 3 नहीं समझ के हम समझ रहे कि ऐसे लिखा हुआ है, 5 के पावर में 1/3 लिखा हुआ है। अब बड़ा छोटा कौन है? अगर पावर बराबर रहता है, जैसे अगर ऐसा रहता 3 के पावर 3 और 5 के पावर 2, या फिर रहता 3 के पावर 7 और 5 के पावर 9, तो यहाँ से तुरंत गुना उना करके देख लेते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। अगर हम पावर को पहले बराबर करने के तरफ चले, जैसे अगर यही रहता कि गुना करके देखे, अगर इसी में और एडिट करके मान लीजिए कि और दूसरा टाइप रहता है कि 3 के पावर में 10 और 5 के भी पावर में 10, तो स्वाभाविक बात है कि यही बड़ा होगा। अगर 5 के पावर में 9 और 7 के पावर में 6, पावर हम बराबर कर देते हैं, पावर बराबर है, 7 के पावर में क्या है? 9। तब पावर दोनों का बराबर है, तब पावर से मतलब नहीं रखी, संख्या कौन बड़ा? 7, तो कौन बड़ा होगा? 7 के पावर 9 बड़ा होगा। वैसे ही यहाँ हम कुछ करते हैं कि पावर बराबर हो जाएगा। अगर हम दोनों में 3 और 2 का एलसीएम कितना? 6, 6 से गुना कर दे तो 1/2 गुने 6, इधर भी 1/3 में कुछ से गुना कर दे 6 से, तो 1/3 गुने 6, तो ये क्या आ जाएगा? 3 के पावर में 3, इधर क्या आएगा? 5 के पावर में 2। तो पावर बराबर हुआ नहीं, लेकिन कट कुट गया। इतना तक तो हम पहुंच गए कि 3 के पावर 3 डायरेक्ट जानते हैं 27, 5 के पावर 2 जानते हैं 25, कौन बड़ा? 27 बड़ा। इसका मतलब ये बड़ा है इससे। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलना होगा। नेक्स्ट सेट में ये भी डाला जाएगा कि पावर बराबर हो गया, पावर बराबर करना सीखेंगे, और पावर बराबर है तो डायरेक्ट जो संख्या बड़ा वही आंसर। इसमें क्या किए? गुना करके आगे पहुंच गया, तो आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, √3 बड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, जब 15,000 रुपए की धनराशि 2 वर्ष के लिए 20% ब्याज की दर पर निवेश की जाती है, तो वार्षिक रूप से गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज कैसे लग रहा है? वार्षिक। शुरू के क्वेश्चन में भी देखे थे कि एक ब्याज अर्धवार्षिक, तिमाही, चरमाही, छमाही कोई भी संयोजित हो जाता है। इस क्वेश्चन में सालाना ही हो रहा है, वार्षिक ही हो रहा है। अब एक तो टाइप सीख लिए हैं शुरू वाला क्वेश्चन में कि अगर 15,000 है तब 20%, तब 15,000 का 20% निकालिए, 1 साल का हो गया। दूसरा साल का भी वही होगा, लेकिन शुरू में पहला साल में जो ब्याज है, वो ब्याज का फिर उतना परसेंट निकाल दीजिए, 20%, तो 2 साल का टोटल हो गया। अब एक और सीखते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि 20% है, तो 20% अगर 2 साल के लिए लग रहा है, तो ओवरऑल ब्याज क्या परसेंट मिलेगा? 20 + 20 + 20 गुने 20/100, ओवरऑल निकलेगा 20 + 20 + 20 गुने 20/100, 40 और 400/100 4, तो क्या परसेंट मिल गया हमको? 44% ब्याज मिला। डायरेक्ट कह सकते हैं कि 2 साल बाद जो हमसे पूछ रहा है, तो 2 साल में कितना मिलेगा? 44% हमको ब्याज मिलेगा। 2 वर्ष के लिए ही पूछा था। अब टोटल पैसा कितना है? 15,000। तो 15,000 का 44% मैंने 44/100 कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 में 44 से गुना करिए, 15 चौका 60 के जीरो हासिल 6, 15 चौका 60 और 6 66, 1 जीरो बैठा दीजिए। कितना रुपया निकल के आया? 6600। इसका मतलब 2 साल में हमको कितना रुपया मिलेगा? 6600। डायरेक्ट ये टर्म याद भी रहना चाहिए कि 20% है तो 2 साल का कितना? 44%। 10% है तो 2 साल का 21%। 10% है 3 साल का 33.1%। यही सब डाटा बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में एक निश्चित ब्याज दर पर वार्षिक चक्रवृद्धि होने पर, अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट हो गया, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 20 में है, एक बल्लेबाजी 11 पारियों में कुछ रन बनाता है, वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 11 पारी में कितना बनाता है नहीं दिया हुआ है, लेकिन जब 12वां इनिंग खेल रहा है उसमें कितना बनाता है 90 रन। 90 रन टोटल बना दिया। 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन क्या है, औसत रन पूछा है। और 90 रन जब बनाता है तो उसके औसत रनों में 5 रन की वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि 11 जब पारी खेला था ना तो उसका औसत रन x था। इसका मतलब टोटल रन कितना 11 गुने x 11x, ये पहले का कुल रन था। लेकिन जब 12वां इनिंग मैच हो रहा है तो उसमें 90 रन बनता है, और 90 रन बनाने के चक्कर में क्या होता है कि अब औसत भी बढ़ जाता है। औसत x से बढ़ के क्या हो जाता है 5 रन की वृद्धि। इसका मतलब कितना हो जाएगा x प्लस 5 हो जाएगा। ये 12 पारी का टोटल है। अगर हम पूछेंगे कि 12 पारी के बाद कुल रन क्या है, तो औसत अगर x प्लस 5 है और 12 पारी का है तो कुल रन हो जाएगा 12x प्लस में 12 पच्चे 60, इतना गुने इतना। तो पहले औसत रन टोटल रन कितना है 11x, अब कितना 12x प्लस 60। तो बीच में जो 12वां इनिंग है उसमें बढ़ा कितना, तो आप इसको इससे घटाइए, तो घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा x प्लस में 60, बराबर हो जाएगा किसके 90 के। 90 रन बना था। तो पहले टोटल रन 11x, अब बाद में टोटल रन हो गया 12x प्लस 60। इसका मतलब बढ़ा रन कितना, तो आपके हिसाब से x प्लस 60 बढ़ा, अब क्वेश्चन के हिसाब से 90 रन बनाया तो यही 90 बढ़ गया होगा। तो x का मान कितना आ गया 90 माइनस 60 बराबर 30। इसका मतलब पहले जो औसत रन था 11वीं पारी तक वो कितना था 30। पूछा 12वीं पारी के बाद, तब 12वीं पारी के बाद औसत रन कितना x प्लस 5, तो 30 प्लस 5 कितना हो जाएगा 35। तब 12वीं पारी के बाद जो औसत रन हो जाएगा वो 35 रन हो जाएगा। आज का 20 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। अब वेट करिए नेक्स्ट पार्ट 3rd वीडियो के लिए। थैंक यू।